हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आरएस एकेडमी AKTU। मैं लोकेंद्र कुमार आपको पढ़ा रहा हूं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और आज हम पहुंच गए हैं अपने यूनिट नंबर सेकंड के लेक्चर नंबर 8 में, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का आपका जो टॉपिक है ये थ्योरेटिकल टॉपिक है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी, पावर फैक्टर लो होने के डिसएडवांटेज क्या होंगे, वो कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से आपके सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो लो हो जाता है और उसको हम किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि हमारे पास डिफरेंट सर्किट के जो न्यूमेरिकल्स थे, हमने जो सर्किट स्टडी किए थे लेक्चर नंबर 5 और 6 में, ठीक है, उसके बाद हमने उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स किए कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाते हैं। तो कई बार न्यूमेरिकल अगर पेपर आपका थ्योरेटिकल बनता है तो यहां से क्वेश्चन आना आपका बनता है कि आपका एक 7 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाए, या जितने भी क्वेश्चंस हम करते हैं वहां आपका पावर फैक्टर जरूर इन्वॉल्व होता है, चाहे हम कैलकुलेशन करें पावर फैक्टर की या हम उसका डेरिवेशन ड्राइव कर रहे थे तो हम पावर फैक्टर की बात कर रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर नंबर 2.8 को, जिसमें हम डिस्कस करेंगे पावर फैक्टर को। अगर हम सबसे पहली बात करें तो पावर फैक्टर की डेफिनेशन क्या होगी। अगर हम पावर फैक्टर को डिफाइन करें तो सबसे जो बेसिक डेफिनेशंस है पावर फैक्टर की वो क्या होगी। अभी तक हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किए थे, ठीक है। जब हम फेजर डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे तो वहां क्या था, हमने वोल्टेज और करंट के बीच में फेज रिलेशनशिप ड्रॉ की थी। अगर हम बात करें फेज रिलेशनशिप की तो हमने कुछ इस तरीके से कोई वोल्टेज ड्रॉ किया और उसके बीच में करंट ड्रॉ करी और कोई एंगल हमने मेजर कर दिया कि ये जो एंगल है ये आपका क्या है, फाइव, ठीक है। तो अगर हम सबसे बेसिक डेफिनेशन की बात करते हैं तो बेसिक डेफिनेशन आपकी क्या होगी, द कोसाइन एंगल, द कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट is known as पावर फैक्टर। जब हम इसको डिनोट करते हैं तो इसको लिखते हैं इट इज डिनोटेड बाय कॉस, ठीक है जी। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कॉस फाइव से। इसकी जो वैल्यू है वो किस रेंज में लाई करती है, 0 से 1 के बीच में। इसके मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। अगर हम दूसरी डेफिनेशन की बात करें तो द फैक्टर ऑफ रियल पावर टू द टोटल पावर और अपरेंट पावर इज कॉल्ड पावर फैक्टर। अगर हम लिखते हैं cos फाइव इज इक्वल टू रियल पावर मतलब P, अपरेंट पावर मतलब S, तो ये क्या आ जाएगा आपका पावर फैक्टर आ जाएगा। इसकी वैल्यू VI cos फाइव और S की वैल्यू VI। अब अगर हम बात करें थर्ड डेफिनेशन की तो फ्रैक्शन ऑफ यूटिलाइज्ड पावर बाय द लोड टू द टोटल पावर सेंट बाय द सोर्स इज कॉल्ड पावर फैक्टर। ये भी डेफिनेशन जो है ये इसी का पार्ट है, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट डेफिनेशन की बात करें तो वो डेफिनेशन क्या होगी, अगर हम रेशियो ले लें cos फाइव इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट, cos फाइव इज इक्वल टू R अपॉन जेड, ठीक है जी। तो ये आपकी कुछ डेफिनेशन है जिसमें हम पावर फैक्टर को डिफाइन कर सकते हैं।
अब पावर फैक्टर को हम यूटिलाइजिंग फैक्टर भी बोलते हैं। जैसे हमने यूटिलाइज पावर की बात की, तो हमने यूटिलाइज फैक्टर क्यों बोल रहे हैं, हम उसकी वैल्यू से बता सकते हैं कि अपने सर्किट में कितने पावर का कंजम्पशन हो रहा है। जैसे अगर पावर फैक्टर की वैल्यू 0.7 है, तो 0.7 का मतलब हुआ कि आपकी 70% पावर जो है वो सर्किट में कंज्यूम हो रही है और रिमेनिंग पावर जो है वो आपकी वेस्ट हो रही है, या आप उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। तो दूसरा पार्ट जो हमारे पास बनता है वो बनता है कि अगर सिस्टम में जो पावर फैक्टर है वो अगर लो हो, ठीक है, तो आपके सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम अकर करेंगी, ठीक है। तो आपके पास क्या क्या पड़ेंगी, तो सबसे पहली क्या चीज है, डिसएडवांटेज ऑफ लो पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर अगर लो है तो हमने आपसे पावर की बात की थी, P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, ठीक है जी। अगर हम मान लें कि किसी सिस्टम में जो पावर हम सप्लाई कर रहे हैं और जिस वोल्टेज पे कर रहे हैं अगर वो कांस्टेंट है, तो जो करंट होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी आपके कॉस फाई। इसका मतलब हुआ कि अगर आपके सिस्टम में पावर फैक्टर लो है तो करंट की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब करंट की वैल्यू जब इंक्रीज करेगी सिस्टम में तो वो क्या इंपैक्ट डालेगी उसको देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमने लिखा हुआ है, लार्ज जनरेटर and transformers are required to deliver the same load at low power factor। इसका मतलब क्या हुआ, अभी हम जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर को जो यूनिट नंबर हमारी थर्ड और फोर्थ है उसमें हम डिस्कस करेंगे कि जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर हमारे क्या डिवाइस हैं। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करते हैं तो वहां हमारे पास जो मेन इक्विपमेंट है हमारे सिस्टम के, जनरेटर, ट्रांसफॉर्मर्स और हमारी मोटर्स, ठीक है। तो जनरेटर जो है वो जनरेशन का काम करते हैं, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। अब जनरेटर आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, जैसे आपका हाइड्रो जनरेटर, स्टीम टरबाइन वाला जनरेटर, ठीक है। जनरेटर में इनपुट आपका क्या आ रहा है, मैकेनिकल एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है, स्टीम से हो रही है, गैस से हो रही है, हाइड्रो से हो रही है, न्यूक्लियर से हो रही है, किससे हो रही है, ठीक है। अब जनरेटर जो होगा उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटर या एसी जनरेटर। अब जो लोड हम फीड कर रहे हैं, अगर हमारा पावर फैक्टर लो होगा तो हमें लार्ज जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर की रिक्वायरमेंट हो। इसका मतलब हमें जनरेटर की कैपेसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर कैपेसिटी को इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है जनरेटर की कॉस्ट और ट्रांसफॉर्मर की कॉस्ट आपकी इंक्रीज करेगी। दूसरा डिसएडवांटेज क्या होगा, आपको मोर कंडक्टर मटेरियल इज रिक्वायर्ड इन ट्रांसमिशन लाइन ड्यू टू लार्ज करंट। इसका मतलब क्या हुआ, अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में अगर आपको करंट ट्रांसफर करनी है तो वो किसी मीडियम के थ्रू होगी। हमारे पास मीडियम क्या है, कंडक्टर, इसको आप वायर्स बोलते हैं। दो पोल के बीच में अगर पावर करंट को ट्रांसफर करना है तो आपने कंडक्टर लिया हुआ है। अब अगर करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो इसका मतलब क्या है, जो आपकी कंडक्टर है उसका साइज इंक्रीज होगा, उसकी क्वालिटी इंक्रीज होगी, इसका मतलब आपके पैसे खर्च होंगे। अब दूसरी चीज, जो पोल्स हैं उनकी भी अपनी स्ट्रेंथ है। अगर आपने उससे कंडक्टर हैंग किया हुआ है तो उसमें क्या है, उसका अपनी स्ट्रेंथ है। अगर आपने हैवी कंडक्टर यूज किया तो क्या होगा, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर आपने यूज किया सपोर्टिंग स्ट्रक्चर वो भी चेंज करना पड़ेगा, तो उसकी कॉस्ट भी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब आपको मोर कंडक्टिव मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। तीसरी चीज, कॉपर लॉस, जिसको हम बोलते हैं आई स्क्वायर लॉसेज, यानी कि ओमिक लॉसेज। अगर आपके सिस्टम में पावर फैक्टर डाउन गया, करंट आपकी इंक्रीज होगी, इसका मतलब ये वाला फैक्टर भी आपका इंक्रीज होगा, जिसको हमने बोला है कॉपर लॉस और मोर एट लो पावर फैक्टर। इसके बाद अगर आपके सिस्टम में लो लैगिंग पावर फैक्टर है तो वो किस चीज को इंक्रीज करता है, लार्ज वोल्टेज ड्रॉप इन ट्रांसफॉर्मर, जनरेटर्स एंड ट्रांसमिशन लाइन विच रिजल्ट्स पुअर रेगुलेशन। रेगुलेशन का मतलब है आपके सिस्टम में जब नो लोड है एंड फुल लोड है उस कंडीशन में वोल्टेज में चेंजेस कितने आ रहे हैं। अगर आपके सिस्टम में लो पावर फैक्टर अकर करेगा तो आपके सिस्टम में
पुअर रेगुलेशन होगा। यानी कि अगर आपके पास कोई लोकेशन है जो एक ट्रांसफार्मर के पास है और एक ट्रांसफार्मर से दूर है, तो जो नियर बाई लोड होगा वहां जो वोल्टेज की क्वालिटी होगी वो बेटर होगी एज कंपेयर टू द एंड यूजर्स। तो समझ में आए कि आपके पास डिसएडवांटेज क्या होंगे। अब बात करते हैं हम कॉजेज की, कि वो कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपके सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो आपका पुअर हो रहा है। तो आपका पहला रीजन है ऑल एसी मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स ऑपरेट एट लो पावर फैक्टर। पावर फैक्टर डिक्रीजेज विद द डिक्रीजेज इन द लोड। यानी कि आपके पास जो जनरेटर है और जो मोटर्स हैं और ट्रांसफॉर्मर्स हैं उनकी जो नेचर है वो इंडक्टिव नेचर है, ठीक है। इस वजह से आपके सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो लो जाता है। लेकिन हमारे पास अगर हम मोटर्स की बात करें तो हमारे पास कुछ स्पेशल्स मोटर हैं, जैसे आपका सिंक्रोनस मोटर है। जब हम उसको लाइट लोड पर यूज करते हैं तो वो आपके सिस्टम के जो पावर फैक्टर है उसको इंप्रूव करता है। दूसरा आपका कम्यूटेटर मोटर है। इन दो मोटर को अगर हम उस लिस्ट से निकाल दें तो रिमेनिंग जितने भी मोटर्स और ट्रांसफॉर्मर्स हैं वो लो पावर फैक्टर पर ऑपरेट करते हैं। इसके बाद जो आपकी इंडस्ट्रियल हीटिंग फर्नेसेस हैं लाइक आर्क फर्नेस और इंडक्शन फर्नेस, वो भी आपके ऑपरेट करती हैं लो लैगिंग पावर फैक्टर पर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको कोई भी चीज प्रोडक्शन करना है तो क्या होगा, आपको रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल किस फॉर्म में, मेल्ट फॉर्म में चाहिए, तभी तो आप उसको किसी शेप में दे सकते हो। सपोज कीजिए आपके पास, मेरे पास ये की है, की रिंग है, देखिए। अगर आपको यही फ्रेम करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसको मेल्ट करना पड़ेगा। ये मेल्ट होगा, आपको इसको शेप दोगे, ठीक है। तो उसको मेल्ट करने के लिए आप फर्नेसेस यूज करते हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फर्नेसेस हैं आर्क और इंडक्शन, ये ऑपरेट करती हैं आपके लो लैगिंग पावर फैक्टर। दूसरा जो रीजन है, आपके इंडस्ट्री में लाइटिंग यूज की जाती है, वो लाइटिंग भी आपके लो पावर फैक्टर पर ऑपरेट करती है क्योंकि वो मरकरी और सोडियम लैंप के टाइप की होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है कि वो कौन से मेथड्स हैं जिसको यूज करके हम अपने सिस्टम के पावर फैक्टर को इंप्रूव करें। अब रीजन आता है कि हम क्यों करें इंप्रूव, जैसा चल रहा है चलने दें। लेकिन उसका रीजन ये है कि अगर आपके सिस्टम का पावर फैक्टर क्या चलता है, लो चलता है, तो यूटिलिटी जिससे आपके पास कनेक्शन है वो आप पे पेनल्टी इंपोज करती है, और जो पेनल्टी है वो इन टर्म ऑफ मनी आएगी आपके बिल में ऐड होके। तो आप क्या करते हैं, आपके सिस्टम का जो पावर फैक्टर है उसको इंप्रूव करने के लिए इनमें से हम जो मेथड हमें सुटेबल लगता है वो हम यूज कर लेते हैं। तो सबसे पहला मेथड है यूजिंग इंडक्शन मोटर विद फेज एडवांसर्स। फेज एडवांसर सर्किट क्या करते हैं, जो करंट आपकी लैग कर रही है उसको फेज एडवांस करके लीड कर देते हैं। जितना करंट वोल्टेज के नियर बाई होगा उतना ही एंगल कम होगा और आपके सिस्टम का पावर फैक्टर इंप्रूव होगा। कनेक्टिंग द स्टैटिक कैपेसिटर इन पैरेलल विद द इक्विपमेंट ऑपरेटिंग एट लो पावर फैक्टर। जो इक्विपमेंट आपके सिस्टम में लो पावर फैक्टर क्रिएट कर रहा है उसके अक्रॉस एक स्टैटिक कैपेसिटर लगा दीजिए, क्योंकि कैपेसिटर की नेचर है कि वो करंट को लीडिंग करंट फ्लो कराता है। इसके बाद आपके पास है बाय यूजिंग सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस कंडेंसर का मतलब है जब आपका सिंक्रोनस मोटर वेरी लाइट लोड कंडीशन में ऑपरेट करता है तो उस कंडीशन में हम बोलते हैं सिंक्रोनस कंडेंसर। तो ये आपके कुछ मेथड्स के नेम है जिनको हम यूज करके अपने सिस्टम के पावर फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं। अब हम देखें कि किस तरीके से हम अपने सिस्टम के पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं। देखिए हमारे पास एक लोड था जो आरएल नेचर का था। अब आरएल नेचर को आपको पता ही है, जब हमने फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था आरएल सर्किट के लिए तो जो करंट आई थी वो आपकी फाई एंगल से लैग कर रही थी। तो ये हमने आपको ड्रॉ कर दिया, ये आपका फाई एंगल हो गया। अब कैपेसिटिव होने की वजह से हमने क्या किया, इस लोड के अक्रॉस एक कैपेसिटेंस कनेक्ट कर दिया, ठीक है जी। कैपेसिटर कनेक्ट करने से
एक करंट आपकी आईसी फ्लो करेगी जो आपकी वोल्टेज से 90 डिग्री होगी। अब सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो इन दोनों के रिजल्टेंट से करेगा। अब जो रिजल्टेंट होगा वो कैसे होगा उसको देख लें। तो ये होगा। अब जो आपका एंगल आया, ये एंगल आपका फाई है। अगर आप देखें एज कंपेयर टू द फाई एल, दिस वैल्यू विल बी लोअर। इसका मतलब आपके सिस्टम का जो पावर फैक्टर है वो स्टैटिक कैपेसिटर पैरेलल में यूज करने से इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम के पावर फैक्टर को इंप्रूव कर लेते हैं। तो ये आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन था जो आपकी इस यूनिट में है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी टॉपिक्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे या तो डेरिवेशन की फॉर्म में है या न्यूमेरिकल्स की। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स वो हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपके पास यूनिट नंबर जो हमारे पास सेकंड है उसमें अब हम शुरू करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस इन आरएलसी सीरीज सर्किट और पैरेलल सर्किट। वहां से भी आपके क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो आरएस एकेडमी एके ट्यूब की जो आप ऐप है वो आप डाउनलोड कर लीजिए और वहां आपको डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं जो वेरी नॉमिनल चार्जेस पे आपके लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो वो आप परचेज कर सकते हैं। और आरएस एकेडमी एके ट्यूब के चैनल्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, जिससे जो नए वीडियोज हैं, जो नए लेक्चर्स हैं वो आप तक पहुंचते रहें। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।